जी जनाब, सेल्स टैक्स हमारा कंप्लीट हो गया। कैसे हालात हैं सेल्स टैक्स में? ये दिन ज़रा सेल्स टैक्स कर लिए बीमार हो गए हो। लोग तो कहते हैं ज़रा सेल्स टैक्स कर लिए तो बीमार ना हो जाए। उम्मीद है कि उसमें से अगर 30-25 नंबर का एरिया आता है, पासिंग मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं कि नहीं होंगे? पासिंग होंगे कि मैक्सिमम सिक्योर होंगे? लेट्स सी, सितंबर में पेपर है, नवंबर में रिजल्ट है, देखते हैं कितने मैक्सिमम आते हैं कितने मिनिमम आते हैं। एनीवेज, आज से हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। अगले जो 5 दिन हैं वो हम इनकम टैक्स पे लेके चल रहे होंगे। थोड़ा सा स्केड्यूल चेंज हुआ है, बिज़नेस जो है वो हम आखिरी 2 दिनों में करेंगे। अभी आज हम बिज़नेस नहीं कर रहे। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ना, ये वो मिनिमम चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए न्यूमेरिकली और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से कि प्रॉपर्टी में क्या कुछ आता है और प्रॉपर्टी में हम क्या कुछ लेके चल रहे होते हैं। नहीं आ रहा, वहाँ से ऑफ होगा। ये बंद है, नहीं आ रहा। नहीं, ऑफ है ये बुलाता है, बैठो। हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो मेन चीज़ें हैं जो हम लेके चलेंगे उसको देखना है। प्रॉपर्टी के आने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं इस अटैम्प्ट में। माइट भी 4 हेड्स ऑफ इनकम का न्यूमेरिकल जो मिक्स होके आता है उसमें प्रॉपर्टी का क्वेश्चन वो साथ पूछ लें, या एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बट जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होगा उसमें से बाकी लाइक अदर सोर्स जो है वो साथ हमेशा मर्ज करके पूछ रहा होता है। तो प्रॉपर्टी के साथ वो अदर सोर्स जो है हमेशा क्या कर रहा है, मर्ज करके ही क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में अगर हम इनकम की बात करें, कौन कौन सी इनकम हमारा पार्ट बनती है, तो इसमें साइनिंग अमाउंट आती है। जो भी अमाउंट मिलेगी टोटल टैक्सेबल होगी, हम अपनी इनकम का पार्ट बनाएंगे। इसमें अनएडजस्टेबल अमाउंट आती है, जितनी अमाउंट मिलेगी हम लेंगे उसका 1/10 और क्या करेंगे, हम इसको अपनी इनकम का पार्ट बना रहे होंगे। जो रेंट रिसीव होगा वो भी हमारी इनकम का पार्ट बन रहा होगा। उसके अलावा जो भी फॉरफिटेड डिपॉजिट हम कर रहे होते हैं वो भी किसका पार्ट बनेगा, इनकम का पार्ट बनेगा। उसके बाद अगर कोई भी ओनर की लाइबिलिटी थी, फॉर एग्जांपल रेंट पे करना था, टैक्स पे करना था, या कोई भी लाइबिलिटी ओनर की थी, अगर वो टेनेंट पे कर देगा तो वो भी किसका पार्ट बनेगा, ओनर की इनकम का पार्ट बन रहा होगा। ओनर की इनकम में हम ऐड कर देंगे। अगर कोई बैड डेट क्लेम किया था आपने और वो बैड डेट जो है वो आपको बाद में रिकवर हो गया है, तो जब बैड डेट रिकवर होगा वो भी क्या होगा, इनकम का पार्ट बन रहा होगा। तो बेसिकली ये मैक्सिमम इनकम्स हैं जो किसका पार्ट बन रही होती हैं, प्रॉपर्टी का पार्ट बन रही होती हैं। इन सबको हम जमा करते हैं, इन सबको हम ऐड करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, RCT आ जाता है, जिसे हम कहते हैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स। इसके ऊपर क्या किया जाता है, हम टैक्स वगैरह जो है वो पे कर रहे होते हैं। बाकी एक्सपेंसेस की बात करें तो जो हमारे पास इसमें कोई 8 से 9 एक्सपेंसेस हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं वो मैंडेटरी है, उसे कहते हैं रिपेयर। जब भी हम बिल्डिंग्स या कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी रेंट आउट करेंगे उसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, रिपेयर्स जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। और रिपेयर्स का असूल क्या होता है, हमेशा 1/5 ऑफ RCT लेके हम क्या करवा रहे होते हैं, लेस करवा रहे होते हैं। उसके अलावा बिल्डिंग की इंश्योरेंस हो गई, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए, ग्राउंड रेंट, प्रॉफिट ऑन डेट, जो भी अनपेड रेंट है, जो बैड डेट है, जो भी लीगल चार्जेस हैं और जो भी कलेक्शन चार्जेस हैं वो हम सारे क्या करवा रहे होते हैं, इसमें से लेस करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली जो ये आपको टेबल नज़र आ रहा है ये पूरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। पूरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इसी में से आ रही होती है और ये चीज़ें हमने न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना सीखनी होती हैं। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये हमारा तकरीबन न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट होता है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। आपको इस न्यूमेरिकल शीट जो है इसके भी अबरार ग्रुप में शेयर कर देगा। आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकली कहाँ पे कौन सी चीज़ आनी है और कौन सी चीज़ हमने नहीं लेके चलनी। अगर हम रूल्स की बात करें
अगर हम रूल्स की बात करें, जो हमारे पास इनकम है, अगर हम उसको देखें, यार ये बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत लाउड है ये। अब ठीक है, देखते हैं। मुझे सख्त शदीद फ़ीवर है तो मेरे से बोला नहीं जा रहा, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं हो रहा, तो इसलिए आज मजबूरी है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। हाँ जी, अगर आप जब तक हैं तो फिर तो नहीं मिलनी। सबसे पहले आ रही है आवाज़। सबसे पहले हम बात करते हैं साइनिंग अमाउंट की। देखें, साइनिंग अमाउंट जो भी लैंडलॉर्ड को मिलती है वो सारी क्या होती है, टोटली टैक्सेबल होती है। जितनी भी अमाउंट वो रिसीव करेगा वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, उसकी इनकम का पार्ट जो है वो बन रही होगी। साइनिंग अमाउंट होती है कि आप आप टेनेंट को, आप लैंडलॉर्ड को एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट में लाने के लिए पेमेंट कर रहे होते हैं, तो ये क्या कहलाती है, आपकी साइनिंग अमाउंट कहलाती है। जिसको साइनिंग अमाउंट मिलेगी वो सारी क्या हो जाएगी, उसकी टैक्सेबल हो जाएगी, हम उसकी इनकम में ऐड कर रहे होंगे। जितनी भी अमाउंट होगी सारी इनकम में ऐड हो जाएगी। उसके बाद आता है फॉरफिटेड डिपॉजिट। फॉरफिट का मतलब क्या होता है, कब्ज़ा करना। फॉरफिटेड डिपॉजिट क्या होगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इसका कॉन्ट्रैक्ट था फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कि आप एक प्रॉपर्टी जो है वो बाय कर रहे थे 10 मिलियन की, और आपने अभी इसका एडवांस पे किया था 5 मिलियन, और रिमेनिंग एडवांस जो है था वो आपने पे करना था। अगर आप रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे तो जो मालिक मकान होगा, जो ओनर होगा, वो क्या कर लेगा, वो इस अमाउंट को फॉरफिट कर लेगा, कब्ज़ा कर लेगा। अब वो इसको अपनी इनकम का पार्ट बनाएगा, तो ये भी क्या होगी, टोटली टैक्सेबल होगी, बट एक किसका पार्ट बनेगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रही होगी। और तीसरा आता है रेंट। रेंट की डेफिनेशन पास्ट पेपर में 2 दफ़ा आ चुकी हुई है। डिफाइन रेंट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसने रेंट की डेफिनेशन पूछी हुई है। अब रेंट क्या होता है, बेसिकली कंसिडरेशन रिसीव या रिसीवेबल कौन, बाय एन ओनर ऑफ अ लैंड, क्यों, फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ यूज़ ऑफ अ बिल्डिंग। और इसमें ही क्या होता है, फॉरफिटेड डिपॉजिट भी शामिल होते हैं। ये जो आपको फॉरफिटेड डिपॉजिट मिल रहा है, जो आप कर रहे हैं, बेसिकली किसका पार्ट बनता है, ये रेंट का पार्ट बन रहा होता है। मतलब डेफिनेशन ये किसका पार्ट है, रेंट का पार्ट कंसीडर हो रहा होता है। तो ये डेफिनेशन पास्ट पेपर में 2 दफ़ा आ चुकी हुई है। डिफाइन रेंट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और 2 नंबर की आई हुई है कि रेंट क्या होता है। तो ये चीज़ आपको क्रैम करनी पड़ेगी। रेंट क्या होता है, कंसिडरेशन रिसीव या रिसीवेबल कौन करेगा, बाय एन ओनर ऑफ अ लैंड, क्यों करेगा, बिकॉज उसने अपने वो प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए या ऑक्यूपेशन के लिए दी हुई थी, तो वो फिर क्या कहला रहा होगा, वो उसका रेंट कहला रहा होगा। रिमेंबर, जब भी हम रेंट का ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसूल क्या होता है कि जो हमें एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है हम वो लेते हैं, और हम लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। जो इन दोनों में से हायर अमाउंट होती है वही मेरी क्या बनती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रही होती है। उसके बाद आता है हमारे पास अनएडजस्टेबल एडवांस या अनएडजस्टेबल अमाउंट, उसको देखते हैं। रिमेंबर, हमारे पास जो है ना एडवांसेस, वो 2 तरह के होते हैं। एक है मेरे पास जिसे हम कहते हैं एडजस्टेबल एडवांस, और दूसरे में से मेरे पास उसे क्या कहते हैं, नॉन एडजस्टेबल एडवांस जो हैं वो कहला रहे होते हैं। रिमेंबर, एडजस्टेबल एडवांस, इसके लिए असूल ये लिख लीजिएगा, व्हेन एवर दे आर एडजस्टेड, जब भी हम इनकी एडजस्टमेंट करेंगे उस वक़्त ही क्या बनेंगे, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रहे होंगे। जब ये एडजस्ट होंगे उस वक़्त ही क्या बनेंगे, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक डैट, आप एक घर किराए पे लेते हैं, आपने एडवांस जमा कराया होगा 1 माह का रेंट, बाकी आप क्या दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं। अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, कोई वेयर एंड टेयर कुछ भी नहीं हुआ, और आपने क्या किया है, सारा कुछ किराया पे किया है, जब आप छोड़ के जाएंगे वो आपका एडवांस जो है क्या कर देगा, वापस कर देगा। ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आपने किसी महीने का रेंट नहीं दिया, कोई तोड़ फोड़ हो गई है, कोई बिल वगैरह पे नहीं किया, तो वो क्या करेगा, वो उस एडवांस में से एडजस्ट कर देगा, बाकी आपको रिमेनिंग पेमेंट कर रहा होगा। अगर वो जब भी एडवांस में से अमाउंट एडजस्ट कर लेगा
तो किसका पार्ट बन जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। तो जो एडजस्टेबल एडवांस होता है वो किसका पार्ट बनता है, हमेशा हमारा रेंट का पार्ट बन रहा होता है। अगर उसने आपको एडजस्टेबल एडवांस गिवन किया कि ये आपका एडजस्टेबल एडवांस है, उसने प्रोवाइड कर दिया और कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं हुई, टेनेंट ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, आपने उसको वापस भी कर दिया है, तो ये फिर आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। ये इनकम का पार्ट कब बनेगा, जब ये डिफ़ॉल्ट होगा और जब आप इसकी एडजस्टमेंट करेंगे तब ही क्या बनेगा, ये इनकम का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। ठीक है, पेपर में एडजस्टेबल एडवांस वगैरह हमें बहुत कम मिलता है, बट अगर मिल जाए तो आपने याद रखना है कि जब टेनेंट डिफ़ॉल्ट करेगा उस वक़्त ही क्या लिया जाएगा, इसका ट्रीटमेंट जो है वो लिया जा रहा होगा। गॉट इट। उसके बाद है नॉन एडजस्टेबल एडवांस। ये जैसे फॉर एग्जांपल पगड़ी वगैरह होती है, या अगर आपने गिरवी पे घर लिया हो तो आप एक लमसम अमाउंट पे कर देते हैं, 5-6 साल तक घर को इस्तेमाल करते हैं, जब आप छोड़ के जाते हैं तो वो अमाउंट आपको क्या मिल जाती है, वापस मिल जाती है। आप इसे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कह सकते हैं कि आपने डिपॉजिट दिया हुआ है, जब आप लीव करेंगे तो आपको वो सिक्योरिटी जो है एज इट इज़ वापस मिल जाएगी। अगर आपने मालिक मकान के पास 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रखवाए हुए हैं 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, तो क्या वो इन पैसों को यूटिलाइज़ नहीं कर रहा, उनसे बेनिफिट नहीं ले रहा? तो बेनिफिट ले रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको एज्यूम करेंगे तुम्हारी डीम्ड इनकम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसको जो अनएडजस्टेबल एडवांस दिया हुआ है उसका हम क्या लेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, उसको हम उसकी इनकम का पार्ट बनाएंगे। अब इसका असूल क्या होता है, इसमें जो आपको अमाउंट रिसीव होती है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम न्यू टेनेंट वो लेते हैं, इसमें से लेस करवाते हैं अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड फ्रॉम प्रीवियस टेनेंट, वो हम लेस करवाते हैं। रिमेनिंग जो जवाब आता है इसका हम लेते हैं 1/10 और ये हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपको वन टाइम अनएडजस्टेबल एडवांस मिला है तो हम उसी अमाउंट का 1/10 लेंगे और क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी में ऐड कर रहे होंगे। और अगर आपका जो टेनेंट था वो छोड़ के चला गया है और आपका न्यू टेनेंट आ रहा है, तो जो न्यू टेनेंट अमाउंट देगा वो उसमें से जो प्रीवियस टेनेंट ने अमाउंट दी होगी वो हम क्या कराएंगे, बीच में से लेस करवाएंगे और रिमेनिंग अमाउंट जो है उसका क्या कर रहे होंगे, 1/10 लेके इनकम का पार्ट जो है वो बना रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, रिमेंबर एक चीज़ कि ओपन प्लॉट के अगेंस्ट जो अनएडजस्टेबल डिपॉजिट होता है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर प्लॉट के अगेंस्ट अनएडजस्टेबल अमाउंट दी गई है कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जिस साल आपको अमाउंट मिलेगी अनएडजस्टेबल उस साल ट्रीटमेंट लेंगे, जिस साल आप अमाउंट वापस कर देंगे उस साल हम कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सितंबर 16 का सवाल है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, वो ओपन प्लॉट के अगेंस्ट आया हुआ है, उसमें उसने अनएडजस्टेबल एडवांस गिवन किया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। तो प्लॉट के अगेंस्ट अनएडजस्टेबल एडवांस का ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है उसके अगेंस्ट जो है वो हम क्या करेंगे, अनएडजस्टेबल एडवांस का ट्रीटमेंट जो है वो ले रहे होंगे। ठीक है। अनएडजस्टेबल एडवांस कभी भी टाइम पर प्रोपोर्शनेट नहीं होता, चाहे आपको साल के शुरू में मिला है 1/10 लेंगे, चाहे साल के मिड में मिला है 1/10 लेंगे, चाहे साल के एंड पे मिल रहा है तब भी हम 1/10 लेके ऐड कर देंगे। कभी भी टाइम प्रपोर्शनेशन इसमें ऊपर चार्ज नहीं हो रही होगी। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात करें तो ये एक्सपेंसेस की लिस्ट आपने याद, मतलब इन सेंस क्रैम नहीं करनी होती, एक्सपेंसेस का पता होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी से एक्सपेंसेस रिलेट कर रहे होंगे तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हम इन्हें क्लेम कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आएगा हमारे पास रिपेयर अलाउंस। रिमेंबर रिपेयर अलाउंस जो होता है ये मैंडेटरी अलाउंस है, ये सबसे पहले हम लेस करवाएंगे। इसके अलावा बाकी जो भी एक्सपेंसेस हैं वो जिस मर्ज़ी सीक्वेंस में लेस करवा दें, लेकिन रिपेयर अलाउंस जो है ये मैंडेटरी अलाउंस होगा, ये सबसे पहले ही आपने लेस करवाना है। और ये सिर्फ किसके अगेंस्ट अलाउ होगा कि जो भी आपकी बिल्डिंग है या जो भी आपकी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट ही हम इसको क्लेम कर रहे होंगे। ओपन प्लॉट के अगेंस्ट कोई रिपेयर्स वगैरह हमें अलाउ नहीं होती।
तो जो बिल्डिंग का हमें रेंट रिसीव होगा उसका 1/5 लेंगे और जो भी आंसर आएगा हम उसे क्या करवा लेंगे, एज आ रिपेयर के तौर के ऊपर लेस करवा देंगे। एक्चुअल रिपेयर्स क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में नहीं गिवन, वो क्या हो जाएंगी, हमेशा इग्नोर हो जाएंगी, चाहे वो ज़्यादा है चाहे वो कम है, हम उनको हमेशा क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, हम उनको टेकअप नहीं कर रहे होंगे। बिल्डिंग के रेंट का 1/5 लेंगे और रेंट की अगर हम बात करते हैं तो रेंट में बिल्डिंग का रेंट भी आ जाता है और फॉरफिटेड डिपॉजिट भी आ जाता है। साइनिंग अमाउंट बीच में आप ऐड नहीं करेंगे और यहाँ जो आप कहते हैं अनएडजस्टेबल एडवांस वो भी बीच में ऐड नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखनी है। क्लियरली बिल्डिंग का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, बिल्डिंग के रेंट का 1/5 लेना होता है। क्योंकि रेंट का वर्ड क्या है, तो रेंट की डेफिनेशन में फॉरफिटेड डिपॉजिट शामिल होता है। उसके बाद इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग जो है वो हमें अलाउ होगी। अब जो सितंबर 16 का सवाल, अगर आपके पास पास पेपर हो इस वक्त, आप ज़रा सितंबर 16 का प्रॉपर्टी का सवाल निकाल के देखें। वो सवाल उसने ओपन प्लॉट का दिया हुआ है, उसके एक तो अनएडजस्टेबल का ट्रीटमेंट नहीं है, उसके फिर रिपेयर्स अलाउ नहीं होती, उसने उस प्लॉट की इंश्योरेंस भी पे की है, हमने उस प्लॉट का इंश्योरेंस का भी क्लेम नहीं लेना। द रीज़न इज़ डैट इंश्योरेंस किसकी सिर्फ अलाउ होती है, बिल्डिंग के अगेंस्ट अलाउ होती है, प्लॉट की इंश्योरेंस भी जो है वो हमें अलाउ नहीं होती। उसके अलावा कोई भी टैक्सेस, कोई भी लोकल टैक्सेस, कोई भी लोकल रेट आप लोकल गवर्नमेंट वगैरह को पे कर रहे हैं तो वो भी हम क्या करवा सकते हैं, क्लेम करवा सकते हैं। म्यूनसिपल टैक्सेस हो गए, लोकल टैक्सेस वगैरह हो गए, सारे के सारे क्या हो सकते हैं, ये क्लेम हो सकते हैं। उसके अलावा ग्राउंड रेंट अगर कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल या कोई एओपी पे कर रही है वो भी क्लेम हो सकता है। ग्राउंड रेंट क्या होता है कि आपने एक प्लॉट जो है वो रेंट पे लिया था, उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा ली है, अब जो आप जिसका रेंट पे कर रहे हो वो क्या है, आपका ग्राउंड रेंट है। अगर आपने वो बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, आपको इनकम आ रही होगी, लेकिन आप उस प्लॉट का रेंट पे कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, आप यहाँ पे एज एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस करवा सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है कि अगर आप कोई भी लोन वगैरह लेते हैं किसी भी पर्सन से, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो एम्प्लॉयर है, चाहे वो दोस्त है, और यहाँ आपने अपनी ज़मीन मॉर्गेज करवाई हुई है बैंक के पास और आपने लोन लिया, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन लोन आपने लिया था प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और उसी प्रॉपर्टी को आप क्या करना है, यहाँ पे किराए पे दे रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा होगा उसमें जितना भी प्रॉफिट ऑन डेट होगा आप वो क्या करेंगे, लेस करवा रहे होंगे। ये प्रॉफिट ऑन डेट जो है ये टाइम प्रोपोर्शनेट होता है। अगर आपने साल के दौरान लोन लिया है तो नंबर ऑफ़ मंथ से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन डेट को लेके चल रहे होंगे। अगर आपने 1 अक्टूबर को लोन लिया है तो जो भी प्रॉफिट ऑन डेट होगा उसका क्या लेंगे, 9/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ही हम वहाँ पे लेस करवा रहे होंगे। उसके बाद अगर आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया या जो इस तरह के कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इनसे अगर आप हाउस बिल्डिंग के लिए लोन लेते हैं तो आप इनको रेंटल शेयर पे करते हैं। ये सूद नहीं लेते बल्कि क्या करते हैं, रेंटल शेयर ले रहे होते हैं आपसे। वो जो रेंटल शेयर आप पे कर रहे होंगे वो भी हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, वो भी हमारा यहाँ पर लेस हो रहा होगा। उसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई हुई है या कोई भी कैपिटल चार्ज क्रिएट करवाया हुआ है, कोई भी सूद या कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं बैंक को उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो भी हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तसल्ली से रीड तो कीजिएगा। पॉइंट नंबर 8 को तसल्ली से रीड तो कीजिएगा, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे इसने क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी एक्सपेंसेस जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अर्न करने से मुंसलिक है ना, जिसमें कलेक्शन चार्जेस भी आते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी आते हैं, आप वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसका असूल क्या होगा, हम लेंगे एक्चुअल चार्जेस जितने हमारे इनकर हुए हैं वो, और हम लेंगे 4% ऑफ RCT, जो इनमें से लोअर अमाउंट होगी वो हम क्या करेंगे, लेस करवा रहे होंगे। अगर मल्टीपल एक्सपेंसेस हैं प्रॉपर्टी के, कलेक्शन चार्जेस भी हैं, एडमिन चार्जेस भी हैं, इस तरह के हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे जो हैं वो लेस करवा रहे होंगे, ऐड करके इकट्ठे कर लेंगे, उससे कंपेयर करेंगे 4% ऑफ RCT के साथ। जो लोअर अमाउंट होगी वही हम क्या करेंगे, इसमें से क्लेम जो है वो कर रहे होंगे।
उसके बाद अगर आपने कोई लीगल सर्विसेज एक्वायर की हैं या कोई भी लीगल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पे है कि लीगल एक्सपेंसेस जो प्रॉपर्टी का टाइटल डिफेंड करने के लिए हो रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हुआ था, आपने उसका केस के ऊपर किया हुआ है और आप उसका टाइटल डिफेंड करने के लिए जो आपके लीगल एक्सपेंसेस हैं वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे लेस करवा सकते हैं। लेकिन रिमेंबर, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, उसके लिए आप रेंटल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं, स्टाम्प वगैरह लिखवा रहे होते हैं, उसके जो चार्जेस हैं वो हम यहाँ पे बिल्कुल भी लेस नहीं करवा सकते। उसके बाद आखिरी जो है ये सुपर इम्पॉर्टेंट है, ये 4 नंबर का आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं जी वो कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल होनी चाहिए टू क्लेम अनपेड रेंट, या रेंट को हमने अगर एज अ बैड डेट के तौर पर क्लेम करना हो तो कौन सी कंडीशंस जो हैं वो हमारी फुलफ़िल होनी चाहिए, वो हमने यहाँ पे देखना है। तो रिमेंबर, ये कंडीशंस जो हैं, ये कंडीशन एज़ इट इज़ वही हैं जो आप जाके इनकम फ्रॉम बिज़नेस में बैड डेट्स के मुतालिक भी पढ़ रहे होंगे। तो जो बैड डेट्स की कंडीशन है क्लेम करने की इनकम फ्रॉम बिज़नेस में, वो भी सारी की सारी यही है ऑलमोस्ट। अगर आप इसको समझ लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, तो आपका इनकम फ्रॉम बिज़नेस में जो बैड डेट्स का एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाता है। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं? नंबर 1 कि आपके टेनेंसी जो है वो जो आपने रेंटल एग्रीमेंट किया था वो बोनाफाइडी था, उसमें कोई मेलाफाइडी इंटेंशंस वगैरह इन्वॉल्व नहीं थी। सिंपल सी बात है, क्या था, बोनाफाइडी था, कोई मेलाफाइडी इंटेंशन, आपने बिल्कुल नेक नीति से क्या किया था, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ था। फिर जिस बंदे ने आपका रेंट पे नहीं किया, जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है, उसने आपकी प्रॉपर्टी खाली कर दी है, वकेट कर दी है। अगर खाली नहीं की तो आपने तमाम लीगल स्टेप्स टेकअप कर लिए हैं उससे अपनी प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए, केस करवा दिया है, पुलिस में पर्चा वगैरह दे दिया हुआ है, और वो जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है वो आपकी इस प्रॉपर्टी के अलावा किसी दूसरी प्रॉपर्टी के भी ऑनरशिप में नहीं है। वो ना हो कि लाहौर की प्रॉपर्टी में आप उसका बैड क्लेम कर रहे हो और आपने उसको रावलपिंडी की प्रॉपर्टी जो है वो दी हो, ये सीन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपने उसके अगेंस्ट तमाम लीगल एक्सपेंसेस, जो लीगल कार्रवाई है वो क्या कर दी है, इनिशिएट कर दी है, स्टार्ट कर दी है। और आखिर ये है कि आप सिर्फ वही रेंट को क्लेम कर सकते हैं जिसको प्रीवियसली क्या किया है, हमने अपनी इनकम का पार्ट बनाया हुआ है। जो रेंट प्रीवियसली हमारी इनकम का पार्ट बना हुआ था वही क्या होगा, बैड डेट में क्लेम हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2022 में प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी 12 महीने के लिए, लेकिन आपको रेंट रिसीव हुआ 10 मंथ्स का। आपने कहेंगे ये रेंट मुझे 10 मंथ्स का रिसीव हुआ है, मैं से टैक्स ले लें, कहेंगे नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी अक्रूवल मंथ्स के ऊपर टैक्स होती है, तो ये आपसे 12 महीने का ही टैक्स लेंगे। कहेंगे आप फ्यूचर में रिकवर करवा लीजिएगा, आप कहेंगे ठीक है, तो आप 2022 में पूरा 1 साल का ही रेंट के ऊपर टैक्स दे के आएंगे। तो अगर 2023 में स्टिल ये आपको 2 महीने का रेंट रिकवर ना हुआ तो आप फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो हम क्लेम कर रहे होंगे। गॉट इट? हर एक्सपेंस को ऐड करके जितने भी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए या कोई भी एक्सपेंसेस जो इनके अलावा हैं, जो होली एंड एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी को मैनेज करने से हो रहे हैं, उसके ऊपर अप्लाई होगा। ये क्लियर है? प्रॉपर्टी सिर्फ हमारा इतना है, यहाँ पे ख़त्म होता है प्रॉपर्टी। नहीं, आरसीटी ये 4% के ऊपर बिल्डिंग और प्लाट का डिफ्रेंसिएशन नहीं है। उसके बाद है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, इसके चांसेस हैं कि इनकम टैक्स में से माइट भी ये न्यूमेरिकल में ऐड कर दे या कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह। एग्रीकल्चर इनकम से एडजस्टमेंट जो है उसके पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है? बेसिकली ये डेफिनेशन है एग्रीकल्चर इनकम की, इसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम कह रहे होते हैं। ये कौन सी इनकम है? नंबर 1, द इनकम मस्ट बी ड्राइव फ्रॉम लैंड। आप क्या करेंगे, लैंड से इनकम हासिल कर रहे होंगे, और ये इनकम रेंट की फॉर्म में भी हो सकती है और रेवेन्यू की फॉर्म में भी हो सकती है। आप ज़मीन किराए पे भी दे सकते हैं, या आप उसके ऊपर खेती बाड़ी कर रहे हैं, उससे जो पैसे हासिल हो रहे हैं वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। और जो लैंड है इट मस्ट बी यूज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। वो किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। ये जो इनकम आपको आएगी इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये एग्जेम्प्ट होगी, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा।
उसके बाद है वेरियस सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, वो कौन कौन से होते हैं। अगर जो कल्टीवेटर है, मतलब काश्तकार है, जहाँ जो रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड है, अगर उसने कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा किए हैं, उनको विदाउट फर्दर मैन्युफैक्चरिंग बेच देता है, उसकी जो इनकम होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम कहला रही होगी। अगर आपने गंदम उगाई है, गंदम को एज इट इज़ बेच देते हैं, उससे पैसे मिलते हैं, वो किसका पार्ट बनेंगे, हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बन रहे होंगे। उसके अलावा जो भी कल्टीवेटर या रिसीवर इन रेंट इन काइंड है, ये दोनों अगर क्या कर रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उठा के मार्केट में लेके जा रहे हैं, तो उसकी जो इनकम है वो भी क्या होगी, इनकी एग्रीकल्चर इनकम कहला रही होगी। फॉर एग्जांपल आपका बिज़नेस है, आप हार्वेस्टर्स जो हैं वो रेंट पे देते हैं, लोग आपसे हार्वेस्टर लेके जाते हैं, आपको रेंट पे करने, वो जो हार्वेस्टर का रेंट है वो किसका पार्ट बनेगा, आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। उसके अलावा अगर कोई भी बिल्डिंग, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसका ताल्लुक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से बनता है कि बिल्डिंग की इनकम कब एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनेगी। देखिए, एक तो हमारे पास लैंड है, लैंड का मतलब है हमने ज़मीन जो है वो किराए पे दे दी है। ज़मीन से जो हमें लैंड रेंट मिल रहा है, बताया उस पर खेती बाड़ी हो रही है, वो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ही पार्ट बनता है। लेकिन बिल्डिंग कैसे साबित होगी कि वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनती है कि नहीं बनती, तो रिमेंबर ये कंडीशंस जो हैं पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, बिल्डिंग जो है वो आपकी इमीडिएट विसिनिटी में होनी चाहिए एग्रीकल्चर लैंड की, मतलब जहाँ पे खेत है उसके बिल्कुल साथ ये बिल्डिंग जो है वो होनी चाहिए। और बिल्डिंग जो है वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, मतलब कल्टीवेटर जो है वो या जो रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड है वो इस्तेमाल कर रहा है, और बिल्डिंग को आप ऐसा स्टोर हाउस या डिवेलिंग हाउस के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, जो आपको बिल्डिंग का रेंट मिलेगा आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतने रख रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, हम कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे।